बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं इस लॉ की? क्या लिमिटेशंस हैं? दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें ये वाला लॉ जो है वो गुड नहीं रहता, मतलब वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, एट सम ऑफ दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मीन्स जो मास है रिएक्टेंट का वो थोड़ा सा जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं रहता। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे? अगर हम बात करें कि हम जब लोहड़ी आती है, हम पाथियों को बालते हो ना आप, तो उस टाइम में आप देखते हो पाथियों तो इतनी सारी थी, बट उसकी जो बाद में ऐश बच जाती है, ऐश मीन सुबह जो ऐश बच जाती है वो बराबर नहीं ना होती। ऐश की अमाउंट कम होती है, पाथियों की अमाउंट क्या थी? ज़्यादा। वो क्यों नहीं सेम होती? क्योंकि कुछ का जो अमाउंट है पाथियों का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। तभी तो हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है पास बैठ के। तो उस वाले केस में जो है टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल नहीं रहता। तो इसी के लिए मतलब हाँ, इस लॉ को क्या किया गया है? मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई कैसे किया गया? नेक्स्ट लॉ क्या आ गया? देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बना दिया। पहले तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अब इसको चेंज करके क्या बना दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या कहता है ये? सम ऑफ मास एंड एनर्जी। सम मीन्स जोड़। जो टोटल सम होता है, टोटल जोड़ होता है मास और एनर्जी का, ड्यूरिंग एनी फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। मीन जो सम है, टोटल अमाउंट है मास और एनर्जी की, वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के हमेशा बराबर रहती है। क्लियर? जो मास कम हुआ था हमारा, ऐश बन गई थी, सुबह बन गई थी, वो प्लस जितनी उसने हीट दी, वो टोटल अमाउंट पहले वाली जो पाथियों की अमाउंट थी उसके बराबर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ आ गया, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें ये तो हम कर चुके हैं, ये जो किया था हमने, ये वाला तो हमारे पास लॉ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हमारे पास सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट नाम से पता चलता है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, जिसकी कांस्टेंट हो, कंपोजिशन चेंज ना हो। मतलब जो हमने पीछे किया है कंपाउंड की डेफिनेशन, सेम वही है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो हमेशा कांस्टेंट मीन्स सेम एलिमेंट से मिलके बनता है, और उन वाले एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन होती है वेट की वो भी हमेशा क्या रहती है? सेम। सेम लॉ है बेटा। देखो क्या कहता है ये वाला लॉ, ये किसने दिया था बच्चे? प्रोस्ट ने दिया था ये वाला लॉ। इट स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, जो कोई भी प्योर कंपाउंड होता है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा किससे मिलके बनता है बच्चे? सेम एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर। जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में कंबाइन करते हैं इन सेम डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ कंपाउंड। मीन्स कि एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बनता है। एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं वो भी सेम डेफिनेट वेट में कंबाइन करते हैं। जैसे वाटर है, बेस्ट एग्जांपल वाटर की पहले ले लो। वाटर है हमेशा, चाहे आप कुएं का वाटर ले लो, चाहे आप किसी रिवर का वाटर ले लो, चाहे आप आरओ का वाटर ले लो, हमेशा वाटर में किससे होएगा? क्या होएगा? एक हाइड्रोजन होएगी और एक, दो हाइड्रोजन होएंगी और एक ऑक्सीजन। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, चाहे किसी मर्जी सोर्स से आप ले लो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ पे दी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें बर्निंग ऑफ कोले को जलाकर भी मिलती है, रेस्पिरेशन से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन एट्सेट्रा, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बट इन ऑल केसेस कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो ज्वाइन करते हैं ईच अदर इन रेशो 3:8। कार्बन का मास कितना होता है बच्चे? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चे? 16। तो दो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन का आ गया 32, कार्बन एक होती है तो 12, और 12 और 32 की रेशो क्या आ जाती है? 3:8। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा, और उसकी जो कंपोजिशन होएगी वो भी क्या होती है? सेम। बट इसकी भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एलिमेंट्स आइसोटॉप की फॉर्म में मिलता है तो ये वाला लॉ जो है ओबे नहीं रहता, विच मे बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। मतलब हमने जो हमारा एलिमेंट है वो आइसोटॉप की फॉर्म में मिल रहा है और उसको हम कंपाउंड में यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला लॉ गुड नहीं रहता। कैसे? देखो, कार्बन के हमारे पास 2 आइसोटॉप है, एक में कार्बन 12 लिखा है। अगर 12 लिखा है तो रेशो क्या आ गई वही 12:32 मीन्स 3:8। दूसरा आइसोटॉप कार्बन क्या क्या होता है? C14,
जिसका मास 14 है। अगर आप ये वाले कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में ले लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ 12 की जगह पे क्या आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ ऊपर 12 था, नीचे 14 है, तो अब सेम नहीं ना रहा ये। तो ये वाला लॉ आइसोटॉप के केस में ओके नहीं रहता। फिर सेकंड इसकी लिमिटेशंस क्या आती है, दिस द एलिमेंट क्या है, क्या बताया है इन्होंने बच्चे, सेकंड लिमिटेशन, द एलिमेंट में बी कंबाइंड इन द सेम रेशो बट कंपाउंड फॉर्म में बी डिफरेंट। अब उसने लॉ ने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट हमेशा कंबाइन होंगे, तो सेम एलिमेंट कंबाइन करने के बाद, सेम एलिमेंट के कंबाइन करने के बाद बच्चे जब भी सेम एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो सेम आपके पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड का जो है मास और वेट भी सेम होएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एलिमेंट्स में कंपाउंड कंबाइन इन द सेम रेशो, जो एलिमेंट है वो सेम रेशो में कंबाइन कर सकते हैं, बट द कंपाउंड फॉर्म्ड में बी डिफरेंट, जो कंपाउंड बनेगा वो डिफरेंट बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखो इथेनॉल है, या ये क्या है बेटा, एसीटोन है, आपने 10th में किए हैं इनकी नेमिंग। दोनों में कार्बन कितने हैं बच्चे, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1, बट द कंपाउंड इज नॉट सेम। फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपका, अल्कोहल, एंड द सेकंड कंपाउंड आपका क्या है बच्चे, क्या है, एसीटोन। तो इस वाले केस में ये वाला लॉ ओके नहीं रहता।